हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मार्च 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन में बिजनेस फाइनेंस से जो सवाल पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सवाल थोड़े से टेढ़े थे, तो आपको आज का सेशन जरूर लगाना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि टेढ़े सवालों में किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। तो फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज ₹90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4.5। if the dividends are expected to grow at a constant rate of 8%, the shareholders required rate of return is। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला ये सवाल है। और फॉर्मूला बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो ये फॉर्मूला के अंदर हमारे को दिया हुआ डिविडेंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है 4.5, तो ये हमारा D1 हो जाएगा। और P की वैल्यू हमारे को 90 दे रखी है, ग्रोथ रेट हमारे को दे रखा है 8% का। तो बस इसे सॉल्व करना है और बात बन जाएगी। तो इसे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो इट बिकम्स 1/20, और ये मेरे पास हो जाएगा 0.05 प्लस 0.08, यानी कि 0.13 या फिर 13% मैं इसे बोल सकता हूं। तो करेक्ट आंसर मेरे पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। तो बहुत ही आसान सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो फॉर्मूलाज हैं, इसमें आपका जो डिविडेंड वाला फॉर्मूला है वो आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आपके लिए इस सवाल में कुछ मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला याद था और आपने इस सवाल को अच्छे से क्रैक कर लिया होगा। Coming to the next one, value additivity principle implies in which one of the following methods of capital budgeting। तो हमारे जो कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी जरूरी है। और अगर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है तो आई थिंक ये सवाल ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। और ऑप्शंस दिए हैं पे बैक पीरियड मेथड, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड और एआरआर मेथड। तो वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट है उनकी वैल्यूज को ऐड कर दें तो आपको ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी। तो अगर जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे 4-5 प्रोजेक्ट हैं, तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालिए, उनको ऐड कीजिए, आपको बड़े प्रोजेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल होता है एनपीवी के केस में। तो एनपीवी आप हर एक प्रोजेक्ट की अलग अलग निकालिए और उन सबको ऐड कर दीजिए, और आपको बड़े प्रोजेक्ट की एनपीवी यहां पे पता चल जाएगी। तो एनपीवी मेथड इसका आंसर बनेगा। पे बैक पीरियड में आप ऐसा एडिंग नहीं कर सकते हो, आईआरआर में भी नहीं कर सकते और एआरआर के अंदर भी नहीं कर सकते, ये तो रेट्स या ईयर्स निकल कर आ रहे हैं। वैल्यू आ ही इसी के अंदर रही है, एनपीवी के अंदर। तो वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट भी यहीं पे अप्लाई होगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर बहुत सारी जो खूबियां हैं वो आपके एनपीवी में ही हैं, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनपीवी ही बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीवी हैं उसमें आपको कराया था कोर्स के अंदर कि एनपीवी जो है वो वैल्यूज एडिटिव होती हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं, और इसे ही वैल्यू एडिटिव प्रॉपर्टी यहां पे बोला जाता है। चलिए, सवाल है, risk free rate is 6% and the market risk premium is 9% and the beta of the share is 1.54, what is the cost of equity। देखो, ये सवाल आपका सीएपीएम मॉडल का सवाल है, और काफी सारे स्टूडेंट्स को इस सवाल में दिक्कत ये आई थी कि वो लगा रहे थे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब वो कह रहे थे कि जो आर एम है उसकी वैल्यू वो यहाँ पे 9% पुट कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर वो कर रहे थे। देखो, यहाँ पे लिखा मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब है आर एम माइनस आर एफ आपको दे रखा है, 9% ये आपको दे रखा है। तो मार्केट का जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज्यादा है, दैट इज मार्केट का प्रीमियम। तो मार्केट का प्रीमियम 9% यहां पे आपको दे रखा है। तो ये आपका पूरा का पूरा आर एम माइनस आर एफ 9% है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी थी। बाकी आपका ये 6% है, और 6 प्लस 9 इंटू बीटा हमारे को दे रखा है कितना, 1.54। आप इसे सॉल्व करते तो आपका आंसर आपको मिल जाता। और इसका जो आंसर है 9 इंटू 1.5 अगर मैं करता हूं तो ये 13.5 के आसपास, ये 19.5 के आसपास
और ये 20% जो है आप आंसर लगा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आएगा, पर 20% यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यही थी कि मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है RM माइनस RF, की मार्केट जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी इस सवाल के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोर्स में भी कराया था सीएपीएम का फॉर्मूला, और उसमें ये बताया था रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम। ओके, तो आपका आरएम माइनस आरएफ जो है दैट इज योर रिस्क प्रीमियम। तो इस चीज को आपको इस सवाल में अप्लाई करना था, और अगर आपको ये चीज मालूम थी तो इस सवाल में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, और ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। सवाल में एम्बिग्यूटी है और मुझे लगता है कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन भी है। फिलहाल आप और मैं मिलकर एक बार इस सवाल को रीड जरूर कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पेपर में आया तो किसी ने भी मतलब सॉल्व करके सही आंसर निकाल लिया होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फिर भी एक बार सवाल को रीड करते हैं। एबीसी वेंचर्स इज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग 1000 मिलियन इन द इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड। तो एबीसी वाला जो है ना वो XYZ की इक्विटी में 1000 मिलियन लगाना चाहता है। एबीसी वेंचर्स रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 30% ऑन इन्वेस्टमेंट विद प्लान्ड होल्डिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो उसको 5 इयर्स में 30% रिटर्न यहाँ पे चाहिए अपने 1000 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। The likely debt of XYZ Limited will be rupees 1000 million and cash balance of rupees 300 million with a projected EBITDA of rupees 1500 million for the year 5। तो ये हमें यहाँ पे बता रखा है। The desired ownership share of ABC Ventures in XYZ Limited given future value factor आपको दे रखा है कि 5 सालों की 30% की रिटर्न के बेसिस पे ये आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ये बनेगा। ऐसी जानकारी आपको इस सवाल में दे रखी है। देखो, ये सवाल अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो आई थिंक सॉल्व नहीं कर सकता है, और पेपर में आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने ये पहली बार ही पढ़ा होगा और मोस्टली गेसवर्क ही लगाकर आए होंगे, क्योंकि इस सवाल में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे हिसाब से प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होती तो ही ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके जैसे और भी सवाल ढूंढने की कोशिश करी तो बहुत ही लिमिटेड जगह पे मुझे सवाल मिला। और एक सवाल ऐसा मेरे को, जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, उसका एक मॉड्यूल था, उसका प्रैक्टिस मैनुअल था, उसके अंदर मुझे ऐसा सवाल देखने को मिला। मैंने उसे देखा, अच्छे से समझने की कोशिश करी, और मैंने देखा कि वो सवाल इसके जैसा ही था, बट उसमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी थी जिसकी वजह से वो सॉल्व यहाँ पे हो गया। और वो एक इंफॉर्मेशन दी थी हमें EBITDA मल्टीपल। तो ऐसा मल्टीपल दिया हुआ था और उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व हो गया। फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कैसे ये सवाल सॉल्व हो सकता है, और आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल जो है, कुछ नए सवाल हमेशा पेपर में आ जाते हैं, और एक सवाल के पीछे आपको पूरा पेपर नहीं खराब करना होता। एक नहीं, खैर ऐसे 4-5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं हर बार पेपर में, बट फिर भी आप उन पे डिपेंड नहीं रह सकते अपने JRF के लिए। ऐसे सवालों को आपको गेस ही लगाना पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल के अंदर हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो EBITDA है, प्रोजेक्टेड EBITDA इज 1500 मिलियन फॉर द ईयर 5। अब ये 5वें साल का आपको EBITDA दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बेसिकली दे रखे हैं। अब आप इससे पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? देखो, एक साल की अर्निंग से पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास जनरली सवाल में जो दी रहती है, ऐसे सवालों में दी रहती है, दैट इज EBITDA मल्टीपल। तो हमें बताया रहता है कि EBITDA मल्टीपल इतना है, और आप इस मल्टीपल को EBITDA से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर इस सवाल के अंदर ये हमें दिया होता कि EBITDA मल्टीपल जो है वो हमारे पास 7 है, अगर ऐसे बता देते तो हमारे पास कहीं ना कहीं पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू निकल जाती। और हम ऐसे सवालों में हम यहाँ पे EBITDA को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मल्टीपल से, और साथ में इसके अंदर कैश भी जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको भी ऐड कर देते, तो हमारे पास पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू आ जाती। और उसमें से जो डेट है उसे माइनस कर देते तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाती कि 5वें साल की उसकी इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली है। ऐसी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती। तो इसके बेसिस पे अगर आप इसे सॉल्व करते, आप थोड़ी कैलकुलेशन करते, मैंने पहले से करके रखी है थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो ये 9800 मिलियन जो है ना, ये आपका निकल कर आ जाता। और हमें बता रखा था यहाँ पे कि वो 1000 मिलियन लगाने वाला है 5 साल के लिए, 30% रिटर्न है, और आप 1000 मिलियन को यहाँ पे 3.713 से मल्टीप्लाई करते तो आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू पता लग जाती। तो ये आपकी निकल कर आती 3713 मिलियन। ओके, तो आपकी इक्विटी जो टोटल होगी एंटिटी की, डेट इज 9800 मिलियन, और इसको जो चाहिए डेट इज 93713 मिलियन। तो इसका इसमें परसेंटेज टेक अगर आप निकालना चाहेंगे, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका 37.9% निकल कर आएगा। और यही ऑफिशियल की में आंसर इन्होंने दे रखा है,
बट ये आंसर निकालने के लिए मुझे ये 7 कंसीडर करना पड़ा, तो 7 का मल्टीपल कंसीडर करना पड़ा, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाया। तो ऐसे सवालों में एम्बिगुइटी रह जाए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। एक तो ये सवाल पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आता, और उसमें आप एम्बिगुइटी छोड़ दो, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन छोड़ दो, ये तो और बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे सवालों के लिए देखो, कोई डेफिनेट आंसर मेरे पास नहीं है कि आप ऐसे सवालों की तैयारी कहां से करें। मैं तो कहूंगा ऐसे सवालों की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा आएंगे, और आप इनके बेस पे ये नहीं सोच सकते कि इनको सॉल्व किया तभी जेआरएफ होगा, ऐसा नहीं है। आप इन सवालों को छोड़ के भी अपना जेआरएफ आसानी से निकाल सकते हैं, बट स्टिल अब एक बार पूछ लिया तो आपको कुछ बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस तरीके के सवालों को क्या अप्रोच, कैसे अप्रोच आपको करना चाहिए, वो आई होप आपको अब यहाँ पे मिल गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये भी सवाल एक थोड़ा सा ऐसा ही सवाल है जो कि नहीं पूछना चाहिए था, बट फिर उन्होंने पूछ लिया है। वन ऑफ द assumptions इन द Black-Scholes ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज दैट अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस आर। अब देखो, हमारा जो डेरिवेटिव्स है उसका एक वैल्यूएशन का टॉपिक होता है, और उसमें हम Black-Scholes मॉडल पढ़ते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में नहीं पढ़ते, मैनेजमेंट में फिर भी पढ़ते हैं इस चीज को, बट यूजीसी नेट कॉमर्स में नहीं पढ़ते हैं। तो उसके अंदर हम इस Black-Scholes मॉडल जो है ना, उसकी कुछ एजम्पशंस की बात करते हैं। उसकी एग्जाम्पशन रहती है कि जो आपके अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑप्शन की प्राइसिंग कर रहे हैं, दे आर लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसी एजम्पशन रहती है। तो अगेन ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है जिसको लेकर आप तैयारी करके नहीं जा सकते हैं। आपको नहीं पता कि सिलेबस से बाहर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। आपका सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप वही कवर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। सिलेबस से बाहर की चीजों पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो अगेन ऐसा सवाल आया तो घबराना नहीं है। अब ये सवाल एक बार आ गया Black-Scholes मॉडल पे, तो अब एक बार आप Black-Scholes मॉडल को देख लेना अगले अटेम्प्ट के लिए। और ऐसे सवालों को लेकर एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि आप डिपेंड नहीं रह सकते ऐसे सवालों पे कि इनको सॉल्व किया तभी एग्जाम पास होगा। इनमें आपको गेसवर्क ही लगाना है। अगर ठीक चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इफ इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज नॉट कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट आर एडवाइज्ड टू मेक पेमेंट डायरेक्टली टू द फैक्टर। दिस फैसिलिटी व्हेन ऑफर्ड विद अ नॉन रिकोर्स इज नोन एज। अब देखो, इस सवाल के कंटेक्स्ट में ना आपको दो टाइप ऑफ फैक्टरिंग मालूम होने चाहिए। एक आपका है अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग, और एक आपका है एजेंसी फैक्टरिंग। ओके, अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में क्या होता है कि आप अपना जो फैक्टरिंग का अरेंजमेंट तो नॉर्मली करते हैं, फैक्टर से आपको पैसे भी मिल जाते हैं डेटर्स के बदले, बट आप डेटर्स को ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई फैक्टर अपॉइंट किया है, फैक्टर को जो डेटर्स है वो बेच के उससे पैसे लिया। आप ऐसा आपके डेटर्स को, आपके कस्टमर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ऐसा डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं जाता आपके कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट को। बट जो इसके ऑपोजिट है, आपकी एजेंसी फैक्टरिंग, उसके अंदर आपका जो डिस्क्लोजर है चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप काम बांट लेते हैं, कुछ काम आप करते हैं, कुछ काम आपका फैक्टर करता है, और आपके जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली फैक्टर को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली फैक्टर को पेमेंट कर देंगे, तो ये आपकी एजेंसी फैक्टरिंग इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का आपका आंसर बनेगा। तो नॉट कॉन्फिडेंशियल से आपको ये चीज यहाँ पे पकड़नी थी, और एजेंसी फैक्टरिंग आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। एंड प्यारे दोस्तों, ये चीज आपके कोर्स में भी कवर्ड थी, और आपका जो नोट्स वाला पार्ट है उसके अंदर तो और ज्यादा डिटेल में ये चीज कवर थी कि आपकी जो अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग होती है उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को डिस्क्लोज नहीं करते, डेटर को नहीं जानकारी होती कि आपने कोई फैक्टरिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और इसके ऑपोजिट हमारा एजेंसी फैक्टरिंग होता है। इसके अंदर आप जो है ना अपना काम बांट लेते हैं, आप अपना काम बांट लेते हैं फैक्टर के साथ। तो आप सेल्स लेजर वो सब चीजें देखते हैं, और जो फैक्टर है वो यहाँ पे आपकी क्रेडिट रिस्क को एज्यूम कर लेता है, आपको फाइनेंस देता है। तो ऐसी यहाँ पे फैक्टर जो है ना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्रेडिट रिस्क भी उसी का हो जाता है। अगर आप सवाल देखें तो उसमें नॉन रिकोर्स भी लिखा हुआ था। तो एजेंसी फैक्टरिंग जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर बनने वाला है। तो आपका जो आंसर इस तरीके से आपको करना था, तो उसके लिए आपको ये सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए, और आपको सवाल में अप्लाई भी करने आने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में, सब चीजों को याद रखेंगे एग्जामिनेशन तक, तभी कहीं ना कहीं आप उन चीजों को अप्लाई करेंगे और एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे एडवाइस करता हूं कि रिवीजन बहुत जरूरी है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी ढेर सारी करनी बहुत जरूरी है, ताकि चीजें बार बार आपकी रिवाइज होती जाए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। तो हमारी फर्म की जो वर्किंग कैपिटल होगी उसको कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, आप ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, वो इन्फ्लुएंस करेगी। आपकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकती है। हो सकता है आप कुछ महीने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरा साल सामान को बेचते हो,
तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली यहाँ पे बदल जाएगी। इसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स है। मैनेजमेंट स्किल्स को आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से, फिर भी आप इसे एक बार छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आपकी क्रेडिट पॉलिसी, अगर आप क्रेडिट पे सामान को बेचते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड रहेगा, अगर आप नहीं बेचते हैं तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आपका ये तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। इसके बाद मार्केट और डिमांड कंडीशंस आपको दे रखी है, तो मार्केट कैसी है, डिमांड कंडीशंस कैसी हैं। अगर डिमांड आपकी ऐसी है कि आपको क्रेडिट देना पड़ रहा है तभी डिमांड हो रही है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो कंपटीशन कैसा है मार्केट के अंदर, तो ये सारी चीजें भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको सोचना हो कि भाई मेरा जो ए है और डी है वो तो मेरे को लग रहा है कि पक्का पक्का आएंगे, तो इसके बेसिस पे अगर आपको आंसर चूज करना हो तो आप 3 और 4 को तो एलिमिनेट कर देंगे, आपके सामने 1 और 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये चूज करना है कि देखो बी तो आएगा ही आएगा, है ना, बी तो आपका पक्का पक्का से आएगा क्योंकि दोनों में आ रहा है। अब आपको चूज करना है सी लू या ई लू। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सा बेटर लगेगा, सी और ई में से आपको ई बेटर लगेगा कि ई मेरी जो वर्किंग कैपिटल है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, मार्केट और डिमांड कंडीशंस करेंगी। मैनेजमेंट के क्या स्किल्स हैं, ये वर्किंग कैपिटल को कर सकती है, बट इतना डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे शायद आप ना बना पाए, आप ना रिलेट कर पाए, और इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 एंड नॉट ऑप्शन नंबर 1। सवाल पेपर के अंदर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो अक्सर ऐसा होगा कि आप दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाएंगे, और किस तरीके से आप उस समय निर्णय लेते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप उस समय काफी स्ट्रेस में, काफी प्रेशर में होते हैं, और आपको सही निर्णय लेना है, और सही निर्णय आप तभी ले पाएंगे अगर आप घर से प्रिपेयर होकर जाएंगे, प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि वहां पे आप ऐसे करेक्ट आंसर दो ऑप्शंस के बीच में मार्क कर पाए। अदरवाइज पहली बार अगर आप वहां पे ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करेंगे तो शायद वहां पे आप डगमगा जाएं और सही आंसर को मार्क ना करें। एंड प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें नेचर ऑफ द बिजनेस है, क्रेडिट पॉलिसी है, डिमांड है, मार्केट कंडीशन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोर्स में भी आपके साथ डिस्कस की हुई थी, और इन चीजों को अगर आप अप्लाई करते इस सवाल में तो आपका आंसर आसानी से बन जाता। चलिए, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आईपीओ, लॉन्ग टर्म लोन्स, वेंचर कैपिटल, लेटर ऑफ क्रेडिट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ओके, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो आईपीओ है ना वो पक्का पक्का आता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, बाकियों को लेकर फंस जाएंगे। अगर आप देखें कि मैं आईपीओ को लेना चाहता हूं तो आप केवल ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे बच जाएंगी। तो ए जो है, ए पक्का पक्का आ रहा है, पर बाकियों में से भी आपको दो चूज करने हैं और दो यहाँ पे रिजेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट रिजेक्शन थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, देखो प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, जहां पे आप लोगों से डायरेक्टली पैसा ले रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर जो ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप उनकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह की ऑलरेडी जो इशूड है उनकी इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग चल रही होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो आप किसी से डायरेक्टली ले रहे हैं, प्राइमरी आप इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है कंपनी। वेंचर कैपिटल में भी ये प्राइमरी कंपनी इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है, तो ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है ये जैसे आप स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तब भी आपको मिलता था, बट यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आई थिंक ये इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, उसकी बात हो रही है, और वो हमारा कहीं ना कहीं मॉनेटरी मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से लिंक नहीं कर सकते हैं। और बी और सी कहीं ना कहीं आप लिंक कर लेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से, इन दोनों को नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट है, प्राइमरी मार्केट का कंसेप्ट है, उसको सवाल में अप्लाई किया, सीमित समय में आपने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसे एप्लीकेशन हो सकता है, तभी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी ओनली का, और यही इसका आंसर है जी, यही इसका ऑफिशियल आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर बनाना है, तो ये अप्रोच आपको समझनी है, पकड़नी है, आपकी प्रैक्टिस में अपनानी है, ताकि एग्जामिनेशन जब आप दें तब आप इस अप्रोच को अप्लाई करके अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाए। अगला सवाल है जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखी है, और यहाँ पे फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक और डायरेक्ट लीज जैसी बातें कर रखी है। देखो आपकी जो फाइनेंस लीज है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो लेसर है वो सब्सटेंशियली जो सारा रिस्क और रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर कर देता है आपके लेसी को। ओके, तो आप इस ए को 4 से मैच कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता, तो आप बी को 3 से मैच कर सकते हैं कि लेसर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट, तो बी को आप 3 से मैच कर सकते हैं।
और इसके अलावा जी यहाँ पे सेल एंड लीज बैक के अंदर आप जो लेसी है वो एसेट को बेच देता है और वापस से लीज बैक कर लेता है। तो लेसी सेल्स एन एसेट फॉर कैश टू लेसर एंड देन लीजेस बैक द सेम एसेट। तो सी 2 से मैच हुआ और डी आपका बचा 1 से मैच हो गया। तो आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बनेगी, जो सीक्वेंस हमने बनाया, दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 1। एंड प्यारे दोस्तों, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में कवर्ड थी। ये वाले पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। तो इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, सवाल है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है ट्रांसलेशन एक्सपोजर रिफर्स टू द एक्सचेंज गेन और लॉस अकरिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो बिल्कुल, अगर आप अपने जो एक्सपोजर्स है उनको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि पहले आपका एक्सचेंज रेट कुछ और हो सकता है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एक्सचेंज रेट कुछ और हो गया, और जब आप ट्रांसलेट करते हैं अपनी बैलेंस शीट को दूसरी करेंसी में तो आपका ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाता है और उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोला जाता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉज्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। देखो, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी से बाहर के पर्सन से आपने कोई एसेट खरीदा, और उस एसेट को जब आपने खरीदा था और जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उस दौरान आपकी एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया। तो दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, जब हम पूरी फर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं है। पूरी फर्म की वैल्यू की बात हो रही है तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएटली लिंक्ड टू दी इकोनॉमिक एक्सपोजर, कि हमारी पूरी फर्म की जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू एक्सचेंज रेट। तो दैट इज योर इकोनॉमिक एक्सपोजर। ओके, ये वाइडर टर्म हो जाता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इकोनॉमिक क्या है, एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज रिक्वायर्स 90,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन आइटम एनुअली। The cost per unit is rupees 3. The cost per purchase order is rupees 300. And economic and inventory carrying cost is 6 per unit per annum. What is economic order quantity? तो सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा। फॉर्मूला सीधा है 2AO डिवाइडेड बाय C, और इसका अंडर रूट आपको करना होता है। तो 2 यहाँ पे आप लगा देंगे, A आपको 90,000 दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है 300 की, और कैरिंग कॉस्ट आपकी जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 6 की। तो आप इसे सीधा सीधा सॉल्व करिए। तो अगर आप इसे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स ये निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। ईओक्यू का सवाल हर बार एग्जामिनेशन में आता है, तो ये तो फ्री के नंबर है जो कि आपको नहीं गंवाने हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला, इससे जुड़े हुए सवाल कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, तो इस सवाल में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, यहाँ पे अगला सवाल है, डेल लिमिटेड हैज रुपीज 100 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% विद 15 इयर्स मेच्योरिटी। तो इनको जो रिडीम करना है 110 में करना है, 15 साल के बाद रिडीम करना है। ठीक है, कूपन रेट हमें यहाँ पे बता रखा है 12% का है, यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट जाने वाला है वो 12 रुपए का जाने वाला है। आप कूपन रेट आपकी फेस वैल्यू पे लगाते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट बताया गया 5% और सेल प्राइस है 95। तो 95 का आप बेच रहे हैं और 5% और फ्लोटेशन कॉस्ट भी आप इनकर कर रहे हैं। ठीक है, तो 95 में फर्दर 5% आपको घटाना पड़ेगा, तो ये 5% निकल कर आएगा 4.75। तो यानी कि आपको नेट जो पैसे मिलेंगे वो 90.25 ही यहाँ पे मिलेंगे। आपको कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे निकालनी है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर एक तरफ आपका क्या आएगा, एक तरफ आपका आएगा प्रेफरेंस का डिविडेंड, और इसके साथ में आपको देखना है कि आपका जो एक्सेस ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू है ओवर द इशू प्राइस, उसको आपको स्प्रेड आउट करना है ओवर द लाइफ। तो इसकी लाइफ यहाँ पे है हमारे पास कितनी है, 15 इयर्स की लाइफ है, उसमें हम इसे यहाँ पे स्प्रेड आउट कर देंगे और इसे डिवाइड करते हैं, आपका एवरेज कर देते हैं, आपका इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू के एवरेज से हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 13.33% निकल कर आएगा, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे मुश्किल है, वैसे सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अगर आप सीधा सीधा लगा पा रहे हैं
तो इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कई बार थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, तो घबराना नहीं है, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की और कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया कोर्स में डिस्कस था, और इससे जुड़े हुए सवाल भी कुछ डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखा हुआ था और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के बारे में पता था, तो इस सवाल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू देयर। ऑप्शंस दिए, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, फिस्कल डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व डिफरेंशियल। तो प्यारे दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, और वहां पे हमारे पास एक थ्योरी होती है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, जो कि आपको कहती है कि आपके जो एक्सचेंज रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से आपके एक्सचेंज रेट अलग अलग हो जाते हैं, और हमारी जो एक्सचेंज जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाता है करेंसी का। जैसे अगर मैं कहूं कि यूएसए के अंदर जो है वो 2% इंटरेस्ट रेट है और इंडिया के अंदर 6% इंटरेस्ट रेट है, तो हमारे जो इंडिया की करेंसी है ना वो डेप्रिशिएट कर जाएगी, वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अंदर हम यहाँ पे ये चीज पढ़ते हैं। और ऐसे ही आपका इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल भी होता है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट अलग है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का रेट अलग है, और इसकी वजह से भी हमारी करेंसी जो है ना वो डिप्रिशिएट कर जाती है। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है, यूएस में कम है, और इसकी वजह से भी हमारी करेंसी जो है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट कर जाती है। और ये चीज हम पढ़ते हैं आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी में, उसके अंदर भी दो होते हैं, इसमें रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी में ये चीज हम आपके साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यहाँ पे इंक्लूड होगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना उसका यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, रिलेटिव पीपीपी जो थ्योरी है, अगर आपने वो पढ़ी हुई थी तो आसानी से इसका आंसर लग जाता। मैंने ये सवाल पढ़ा और मैंने फटाक से लिंक कर लिया कि हाँ ये थ्योरी से जुड़ा हुआ सवाल है। और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं, ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व, ये थ्योरीज हम नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए इनको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ए और बी को ही इंक्लूड किया, और ऑप्शन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे बन गया। एंड ये जो थ्योरीज है आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, और उसी की एप्लीकेशन हमने यहाँ पे केवल करी है। चलिए अगला सवाल है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आईआरआर मेथड, ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस? इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल ठीक है। इट इज कंसिस्टेंट विद द शेयर होल्डर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसे भी स्किप करते हैं। इट कंसीडर ऑल दी कैश फ्लोज अकरिंग ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल सारे कैश फ्लोज तो कंसीडर होते ही होते हैं। इट जनरली गिव्स द सेम एक्सेप्टेंस रूल एज द एनपीवी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जनरली वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे ना वर्ड्स का प्ले होता है, जनरली लिखा, अगर ये ऑलवेज लिख देते हैं ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर ओनली, सोलली, ऑलवेज ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना तो वो स्टेटमेंट जनरली आपकी गलत हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। एनपीवी और आईआरआर जनरली सेम रहते हैं, बट हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इट कंसिडर्स ऑल पॉजिटिव एनपीवी ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो पॉजिटिव एनपीवी को कंसीडर करते हैं, तो ऐसा तो इसमें कुछ नॉर्मली हम ऐसा कुछ करते नहीं है, तो फिलहाल मुझे ए, सी और डी तो पक्का लग ही रहे, तो इसके बेसिस पे देखते हैं क्या आंसर बनना चाहिए। तो इसके अंदर मेरे पास देखो ए, सी और डी जो है ना ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहे हैं, और उसमें आपका बी भी कवर हो रहा है। तो हाँ, आईआरआर के अंदर हम यही देखते हैं कि हमारा जो आईआरआर है वो कट ऑफ रेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो ही जाएगा। तो आप ए, बी, सी, डी ओनली को मार्क कर सकते हैं, और यही हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर भी बनता है, क्योंकि इसी में ए, सी और डी आ रहा है, बाकी किसी में ए, सी और डी तो आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन करना है, इस तरीके से सवालों को अप्रोच करना है, और अपना करेक्ट आंसर आपको मार्क कर देना है। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ आईआरआर के मेरिट्स, डीमेरिट्स कोर्स में भी डिस्कस यहाँ पे किए हुए थे, और अगर आपको उनकी जानकारी थी तो इस सवाल में आपको कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस? अब देखो क्या होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई एसेट लेना है तो उसके अगेंस्ट हमें लायबिलिटी भी खड़ी करनी पड़ती है, और हम नहीं चाहते कि हम कोई लायबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट में खड़ा करें। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर हम लायबिलिटी को खड़ा कर लेंगे तो हमारी डेट इक्विटी रेशो खराब हो जाती है, हमारी बैलेंस शीट अच्छी नहीं दिखती है। तो हमें फाइनेंस तो चाहिए, बट उसे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, हमें एसेट तो चाहिए, हमें चीज तो चाहिए,
बट हम उसे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते। दिस इज ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ द फाइनेंस। तो जैसे अगर मैं बात करूं सिक्योरिटाइजेशन की, सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट में जो डेटर्स वगैरह खड़े हुए हैं, हम उनको यहाँ पे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे वो सिक्योरिटीज यहाँ पे हम इशू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे को पैसा तो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे पैसा हमें मिल गया, बट उसके बदले हमारी कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं खड़ी हुई, कोई ऑब्लिगेशन हमारी नहीं अराइज हुई। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन बन गया। ऐसी फैक्टरिंग के अंदर भी आप यही कर रहे हैं, अपने डेटर्स को यहाँ पे आप जो है कैश में कन्वर्ट करा रहे हैं और आपको कैश मिल भी गया, आपने कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट कराई। अगर आप पैसा किसी से उधार लेके कैश इकट्ठा करते तो आपको दिक्कत आती, आप बैंक से वर्किंग कैपिटल का लोन लेते तो लोन आपकी बैलेंस शीट में खड़ा होता लायबिलिटी साइड पे। तो इसके बदले आपने फैक्टरिंग कर लिया। फैक्टरिंग की बजाय इंटरनेशनल बिजनेस में हम फोरफेटिंग टर्म्स भी यूज कर लेते हैं। ऑपरेशनल लीज की अगर मैं बात करूं, आपको एसेट चाहिए था, आपको मान लीजिए गाड़ी चाहिए थी, 5 लाख की वो गाड़ी है, तो आपने क्या किया, आपने वो गाड़ी खरीदते, लोन लेके खरीदते तो आपकी बैलेंस शीट में एक लोन यहाँ पे देखने को मिलता। तो आपने कहा कि मेरे को लोन नहीं दिखाना, तो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे गाड़ी जो है ना ऑपरेशनल लीज, ऑपरेटिंग लीज पे ले लेता हूं। तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप जानते हैं, ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम केवल जो है आपका लीज रेंट दिखाते हैं, वो भी अपने पीएनएल में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर तो कुछ दिखाते ही नहीं है। फाइनेंस लीज में फिर भी एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट ऑपरेटिंग लीज में तो केवल उसका रेंट पीएनएल में जाता है। तो हमें एसेट भी मिल गया और साथ में कोई लोन भी क्रिएट नहीं हुआ। तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है विच इज ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, तो इनसे कहीं ना कहीं हमें ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग जो है ना वो मिल रही है। क्रेडिट रेटिंग से हमें कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा है, क्रेडिट रेटिंग तो कुछ और चीज हो गई, उससे हमें कोई डायरेक्टली फाइनेंस नहीं मिल रहा, बट ऊपर वाले से हमें कहीं ना कहीं हमारी जो एसेट है या कुछ फाइनेंस है वो यहाँ पे रेज हो रहा है और हमारी बैलेंस शीट को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ए बी सी और डी यहाँ पे आने वाले हैं और ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका बन जाएगा। चलिए जी, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पोर्टफोलियो बीटा। तो हमारा जो पोर्टफोलियो का बीटा है उसे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। देखो नॉर्मली हम बीटा को पढ़ते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर है ये, और यहाँ पे हम बीटा पढ़ते हैं सिक्योरिटी का, बट हमारे ढेर सारे सिक्योरिटीज हैं वो पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सवाल जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इन डेप्थ पूछ लिया, थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा कर दिया है, तो इसकी ज्यादा डिटेल तो मेरे को कहीं मिली नहीं जो आसान भाषा में मैं आपको बता सकूं, बट फिर भी जनरली जो समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अलग अलग एसेट्स होंगे और उनका अलग अलग बीटा होगा। तो पोर्टफोलियो का साइज आपका कैसे है वो आपके बीटा को इफेक्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्गेविटी, तो आपके अलग अलग एसेट्स होंगे, उनका अलग अलग टेन्योर होगा और उनका टेन्योर ज्यादा, किसी का कम, किसी में वॉलेटिलिटी ज्यादा, किसी में वॉलेटिलिटी कम। तो ये भी आपकी बीटा को यहाँ पे इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा है आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो किसी में आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी में बहुत कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा और ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो भी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकता है। देखो जो आपके पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए 5 यहाँ पे शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, 5 तरीके के एसेट्स आ रहे हैं, तो 5 तरीके के एसेट्स का आपको वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज किसी का वेट 5% है, किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 15 है, किसी का 10 है, तो आपको उनका वेटेज भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो उनका वेट जो है आप उसे उनके बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इसमें से निकाल के इसमें डाल रहे हैं, इसमें से निकाल के इसमें डाल रहे हैं, तो नेचुरली आपके पोर्टफोलियो का बीटा यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका रिटर्न इंटरवल होता है, किसी पे आपको रिटर्न आप वीकली बेसिस पे निकाल रहे हैं, किसी पे मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो उसमें भी आपका बीटा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर कर जाता है। आपकी फ्लक्चुएशन वीकली बेसिस पे अलग होती है, मंथली बेसिस पे थोड़ी सी अलग हो जाती है, और उसमें आपकी जो बीटा की वैल्यूज है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो किस तरीके से आप अपना रिटर्न इंटरवल लेकर चल रहे हैं वो भी आपके बीटा को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ए बी सी और डी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो का लीवरेज दे रखा है, तो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया हुआ है वो यहाँ पे कितना पीछे से लोन ले रखा है, कितना अपना पैसा लगा रखा है, आई थिंक उसकी बात हो रही है। तो वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है, वो इस पोर्टफोलियो का पार्ट तो नहीं बनी और इसीलिए वो यहाँ पे इसके बीटा को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, ए बी और सी और डी, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया, और अगर आपको ये सवाल का आंसर नहीं भी पता था तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे कुछ सवालों में थोड़ा सा गेसवर्क आपको लेना ही पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, ये बहुत ही सीधा सवाल है, आसान सवाल है, और इसमें आपको एक तरफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड दे रखे, एक तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखे यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं
जो कि आप डिफरेंट करेंसी में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके यूरो बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? व्हेन द बॉन्ड्स आर इशूड इन अ फॉरेन कंट्री एंड आर डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बॉन्ड्स आर इशूड। ओके, तो आप किसी और कंट्री में बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, जैसे इंडिया में कोई बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं और वो डॉलर में हो रहे हैं, तो हम उसे यूरो बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यूरो बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि वो यूरो में इशू हो रहा है, करेंसी यूरो, ऐसा नहीं है, एक जनरल टर्म है, ऐसे सभी बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल हो जाती है। इसके बाद है ग्लोबल बॉन्ड्स। ग्लोबल बॉन्ड्स आपके फॉरेन करेंसी में इशूड हो रहे हैं और बहुत सारी जो आपकी कंट्रीज है उसमें आप प्लेस कर सकते हैं, तो आप इसे 2 से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है येंकी बॉन्ड। येंकी बॉन्ड आपके यूएस डॉलर वाले होते हैं। और इसके बाद समुराई बॉन्ड है, जो कि आपके होते हैं जापानीज येन वाले, ठीक है जी। तो आपकी करेक्ट मैचिंग जो है ना यहाँ पे बन चुकी है, करेक्ट मैचिंग बन चुकी है ऑप्शन नंबर 1 की। बहुत ही आसान इजी सवाल, डायरेक्ट सवाल, आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बन जाएगा। एंड ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में भी कवर थी, यूरो बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड, येंकी बॉन्ड, सामुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड, ये सब कवर थे। और अगर आपको देखो ये चीजें भी नहीं मालूम है ना, एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, ये चीजें भी नहीं मालूम है, तो आप रिस्क में चले जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आएंगी, जो कि आपको एग्जामिनर ही ऐसी डालेगा, जो कि आपको नहीं आती होंगी, किसी को भी नहीं आती होंगी। और अगर कुछ चीजें ऐसी है जो आप खुद से छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी टॉपिक से 10 सवाल आ रहे हैं, उसमें 2 सवाल ऐसे आए जो कि एग्जामिनर ने मुश्किल डाल दिए, और 3 सवाल ऐसे हो गए जो कि आप खुद ही छोड़ गए थे, जो सिलेबस का पार्ट थे आपने पढ़े ही नहीं, आप खुद ही छोड़ गए, ठीक है। तो आपने 5 सवाल यहां गलत कर दिए, 10 में से 5 सवाल आपने गलत कर दिए, 50% पे रह गए, तो आप पास नहीं होंगे। तो जो चीजें आप डायरेक्टली सिलेबस के थ्रू, कोर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, वो आपकी सही होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपके जेआरएफ क्रैक करने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएं। अगर आप अपने एंड पे लापरवाही करके जाएंगे, फिर जाहिर सी बात है कि वहां पे आपके जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी श्योर कि हाँ, मेरे को अपनी तरफ से अपना 100% देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्राज ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल आर्बिट्राज आप समझते हैं, आर्बिट्राज आप बेसिकली समझते हैं। तो आर्बिट्राज के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक सस्ती चीज को खरीदते हैं एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में महंगा बेच देते हैं। तो हमने आपके साथ ये चीज एग्जांपल से डिस्कस करी थी। एक अगर आपको बहुत ही सिंपल आसान सा एग्जांपल बताऊं, तो लेट्स सपोज आपने जो है एक पेन था, वो दिल्ली के अंदर 10 रुपए का था और मुंबई के अंदर 12 का था। तो आपने दिल्ली से 10 का खरीदा और मुंबई में 12 का आपने सीधा सीधा यहाँ पे बेच दिया। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 10 का खरीदना है, 12 का बेचना है, तो ऐसा ना हो कि 2 रुपए आपका बीच में ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही हो जाए, 2 रुपए बीच में वैसे ही खर्चा हो जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी यहाँ पे कंसीडर करना रहता है। ओके, तो अगर आपको ऐसा करना है तो क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे, कि आप फटाफट से स्टेप्स को पढ़ो फिर सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले इनमें से क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ हाँ, ऐसे पेन सस्ते हैं, खरीद के बेचे जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गई। आप डायरेक्टली क्या पेन खरीद लोगे? नहीं, आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिव्यू करोगे, कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट में एक बार देख लूं कि हाँ 2 रुपए का फायदा हो रहा है, बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2 रुपए तो नहीं है ना, उससे कम ही है ना। आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिव्यू करोगे, अगर कम आ रही है तो जाके आप फाइनली उस एसेट को खरीदोगे और जाके दूसरी मार्केट में बेचोगे, और बीच का जो प्रॉफिट है वो अपनी पॉकेट में, जेब में डाल लोगे। तो भाई इतना सिंपल सा, इतना आसान सा सीक्वेंस था, और ये ऑप्शन नंबर 1 में आपका सीधा सीधा यहाँ पे बन रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल आर्बिट्राज के अंदर आपके साथ एग्जांपल लेके ये चीज डिस्कस करी हुई थी। इसके अलावा जब एमएम थ्योरी आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसमें भी आर्बिट्राज का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे भी उसे एग्जांपल लेके डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए थी, और ये क्वेश्चन आपका पक्का से सही होना चाहिए था। चलिए अगला सवाल है जी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स इन विच लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस में आपको ये स्टेप्स को अरेंज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, देखो जनरली जो स्टेप्स दिए होते हैं ना, उनमें मैंने ये देखा कि सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन वाला ही रहता है। वैसे मैं बता रहा हूं आपको, इस सवाल में है या नहीं वो भी पता लग जाएगा। Selection of the appropriate risk model for analysis, identification of the risk variable, determining the frequency and severity of the risk, feedback of the risk management process और application of a suitable risk instrument। देखो एक आपको ट्रिक बताऊं, जनरली क्या होगा कि जो ऐसे आपको अरेंज करने होंगे ना स्टेप्स, उसमें जनरली सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होगा और लास्ट में फीडबैक आएगा, जनरली ऐसा होगा। और अगर आपको दिमाग नहीं लगाना, टाइम नहीं है ना, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर लगा देना। अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। हो सकता है कि हर सवाल में ऐसी चीज ट्रू ना हो, तो एक बार सोचना भी चाहिए, अरेंज भी करना चाहिए। तो सबसे पहले लगा दिया जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क वेरिएबल, कि आपको किस चीज से रिस्क है, आपने उसे आइडेंटिफाई किया। आपने ये भी देखा कि भैया रिस्क कितना ज्यादा है, कितनी बार वो रिस्क अराइज मेरे को हो सकता है। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी को एनालाइज किया, और उसके आप उसको डिटरमाइन किया,
और यहाँ पे आपने उस रिस्क को एनालिसिस के लिए कोई मॉडल वगैरह अगर आप चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर लिया, और फिर उस रिस्क को दूर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसको अप्लाई करेंगे। हो सकता है आप इंश्योरेंस कराएं, कुछ भी कराएं, आप उस इंस्ट्रूमेंट को चूज करेंगे और फिर आपका फीडबैक लेंगे पूरे प्रोसेस पे कि आपका जो रिस्क था आप उसे यहाँ पे दूर कर पाए, मैनेज कर पाए या फिर नहीं मैनेज कर पाए। ओके, तो ये सीक्वेंस आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही बन रहा है। जो हमने पहले ही बना लिया था, सोच लिया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बेसिक बातें आपके साथ कोर्स में डिस्कस करी हुई थी। आपको बताया गया था कि भैया रिस्क के अंदर पहला स्टेप आपका ऑफ कोर्स आइडेंटिफिकेशन ही रहता है। आपको सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर आप रिस्क का एनालिसिस करते हैं, फिर आप सूटेबल स्ट्रेटेजी वगैरह यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो बस उसे आपको एग्जाम में जाके अप्लाई करना था और आपका आंसर यहाँ पे निकल आता, सही आंसर आप दे देते। देखो, हर चीज वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में वो हम आपको नहीं रटा सकते, हम आपका दिमाग शार्प कर सकते हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो आप जो है सही आंसर को, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक कर पाए। और जिस अप्रोच से मैंने आज इन सवालों को डिस्कस किया ना, अगर आप भी उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो पक्का से अपने मैक्सिमम सवालों को सही करके आएंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने बिजनेस फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल आपके साथ डिस्कस किए। तो बिजनेस फाइनेंस के सवाल कुछ हद तक टेढ़े सवाल थे। मुझे लगता है कि सबसे टिपिकल सवाल शायद बिजनेस फाइनेंस से ही थे, जिसमें खास करके आपका जो ब्लैक शॉल्स वाला सवाल था और आपका जो एक एंटरप्राइज वैल्यू वाला सवाल था जिसमें एक इबिटेडा मल्टीपल की इंफॉर्मेशन भी मिसिंग थी, वो सवाल तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे। बट अगेन मैक्सिमम सवाल ऐसे थे जो कि डुएबल थे। जितने सवाल डिस्कस किए मैं मानता हूं उसमें से 90% सवाल डुएबल थे, आप सॉल्व कर सकते थे। और अगर आप अपना सिलेबस अपने एंड से अच्छे से पूरा करके जा रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कोई कमी ना छोड़िए, आप जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप अपना स्कोर एग्जामिनेशन में जरूर से मैक्सिमाइज कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।